हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल दिवाली था, मजा दिया आप लोगों ने, खूब पटाखे छोड़े ना। पटाखे पटाखे हमारे इधर कहे जाते हैं पटाखे, लेकिन होते पटाखे है ना। अच्छा, बहुत सारा छोड़ा आप लोगों ने, तो मैंने सोचा कि दिवाली मन ही चुका है, क्यों ना एक भयानक वीडियो लेके आप लोगों के सामने आया जाए। और आपके सामने मैं फिर से एक भयानक वीडियो लेके आ गया। देख रहे हैं स्क्रीन पे क्या लगा हुआ है, सेंटअप टेस्ट 2022-23 सोल्यूशन। ये तो पुरानी चीज हो गई सर। अरे हुए क्या, एक हफ्ते हुए हैं और आप लोगों ने करके रखा है। सारे लोगों ने पेपर कहीं मुंडी के नीचे रख दिया, कभी तकिया के नीचे रख दिया, पता ही नहीं चला कि सही आंसर क्या था, सही आंसर क्या नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेंटअप टेस्ट के रिजल्ट आने वाले नहीं है। लेकिन एक बात आप लोग नहीं जानते मेरे दोस्त, वो ये बात है कि सेंटअप टेस्ट से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप देख सकते हो 70 सवाल ऑब्जेक्टिव का होगा, जिसमें से 30% से 40% यानी 30 से 40% के आसपास क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में उठा के रख देता है। मतलब आप ये बोल रहे हैं सर कि ये वाला पेपर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव में पास करा देगा। जी हाँ, 25 से 30 सवाल उठा के रखेगा पक्का। और पास होने के लिए तुमको तो चाहिए 7 का 30%, 21 के आसपास, है कि नहीं है कि नहीं। 70 में करना तुमको 35 ही है भाई मेरे, 70 में करना तुमको 35 ही है। लेकिन क्या गलत अगर मुझे 70 में 70 आ रहे हो तो क्या गलत है ना। 70 में 70 आने चाहिए सर। कौन सा 21% आएगा। अगर उसमें से 10 सवाल भी मैं सेंटर टेस्ट से उठा के लाके रख दिया तो 10 नंबर तो मेरे बन ही गए ना। समझ रहे बात को। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। तो मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी के स्वागत करता हूं अपने और आपके हमारे चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो चलिए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं। पहला सवाल, ये सारे सवाल जो है ना आप लोग देखते हैं, ये वीडियो दोस्त बाइलिंगुअल होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का कंप्लेन था कि सर हमारे लिए आप वीडियो नहीं कर रहे हैं। अरे आपके लिए भी उतनी मोहब्बत है मन में जितनी हिंदी मीडियम वालों के लिए है ना, तो दुखी ना हो। आज का वीडियो मैंने दोनों लैंग्वेजेस में रखा है, आप दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ सकते हो। दोनों लोग कॉपी कलम निकालो और ट्राई करो खुद से। पहले मैं तो बाद में सॉल्व करूंगा, पहले आप खुद से कर लो इसको, है ना। तो देखो पहला सवाल क्या है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। दोनों लैंग्वेज में मतलब एक ही बनता है कि भाई फोकस लेंथ 20 सेंटीमीटर है। और एक खास बात है, ये कॉन्वेक्स है, ये उत्तल लेंस है। ये कौन लेंस, उत्तल लेंस। और आपने पढ़ा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, कनकेव की, अवतल की ऋणात्मक निगेटिव होती है। तो सर यहां पे प्लस लगा दे या माइनस लगा दे, तो मैं तो सीधे बोलूंगा भैया प्लस लगा दो, है ना। अब बोल रहा है इसकी पावर क्या होगी, तो पावर निकालने की बात करेंगे तो 1/f। क्षमता जो होती है फोकस दूरी का उल्टा होती है, पावर जो होती है फोकल लेंथ की इनवर्स होती है। तो यहां पे देख लो ये कब के लिए होगा, 1/f व्हेन f इज इन मीटर। लेकिन जब f सेंटीमीटर में दिया हो, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हो, तो धड़ाक से यहां पर केवल 100 से, सर 100 से भागा देंगे। अरे भाई एक में 100 से भागा दोगे तो 100 आ जाएगा यहां, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो 1/f, अब f के जगह पे 20 और मल्टीप्लाई बाई 100, ये 5 मर्त में गया। और हमारा देख लो, सॉरी यहां पे ये नहीं होगा, हाँ 1, ये कितना मर्त में गया, 5 मर्त में गया, तो +5 डायोप्टर आपका बच गया। क्षमता, शक्ति, है ना, पावर, ये जो है हमारा उसका मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो यहां पे ढूंढो कौन सा होगा, 5 डायोप्टर, 5 डायोप्टर। समझ गया, पहला क्वेश्चन क्लियर है। देखो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो, अगर आपको ये सारे लेक्चर्स जो आपको अच्छे लगते हो और आप इस चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले तो आप इसको सब्सक्राइब करो, एकदम सबसे पहले, है ना। लाल सब्सक्राइब लिखा होगा, बगल में घंटी टनाक से दबा दो उसको, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। दूसरी बात, पसंद आता है तो लाइक पक्का करो, है ना, लाइक पे कदम गप लाइक दबा दो, है ना। और उसके बाद कमेंट, क्या फीलिंग आया वो सारी फीलिंग कमेंट में डाल दो, ठीक है दोस्त। चलो अगले वीडियो, अगले लेक्चर में चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन हमारा अगला है, सुंदर सवाल है, ये भी सवाल सुंदर है। एक बार अपने से करो और आप कमेंट में करो कि आंसर कौन सा होगा। सर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये परावर्तन है, परिवर्तन लिखा है परावर्तन, देखो इंग्लिश में देखो, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन नहीं, यहां पे भी देखो टोटल होता रिफ्रैक्शन ही है, लेकिन अंग्रेजी में इसको रिफ्लेक्शन, देखो ये क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इस चीज को क्लियर करा होगा मैंने। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, लाइट इज नॉट पॉसिबल व्हेन लाइट इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम। कह रहा है इसका मतलब ये कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस अवस्था में संभव नहीं है, किस अवस्था में संभव नहीं है। आप लोगों को कुछ केस याद होगा, आप लोगों को वो केस याद होगा जो मैंने बताया था। ये आपका एक बॉर्डर लाइन है जो दो मीडियमों को अलग करता है। यहां पे डेंसर मीडियम था,
और यहां पर रेयर मीडियम था। हमने किया ये था मेरे प्यारे दोस्त कि हमने एक लाइट रे लिया था और लाइट रे को हम लोगों ने डेंसर से भेजा था रेयर में। ये देखिए नॉर्मल वाला लाइन था, ये जाना इसको ऐसे चाहिए था लेकिन ये ऐसे मुड़ गया था, मुड़ गया था कि नहीं मुड़ गया था। अब हमने क्या किया, ये आई बोला था, हमने बोला था इसको आर। अब मैंने बोला कि इस आई को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये आर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और ये आर एक ऐसा समय आएगा जब 90 डिग्री हो जाएगा। ये कब हो जाएगा, जब ये वाला लाइन जो है ना इस पे आ जाए, इस पे आ जाए। और उस समय के इस एंगल को आप आईसी बोलते थे और उसको ही बोलते थे आप क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांतिक कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हो भैया, क्रांतिक कोण। क्या बोलते हो, क्रांतिक कोण। अब क्रांतिक कोण को और थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे ना तो ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और प्रोसेस आपकी ऐसी हो जाएगी। मतलब देखो यहां से भेजा हम लोगों ने, गया और फिर ऐसे ही वापस आ जाएगा। किया था रिफ्रैक्शन, हो गया रिफ्लेक्शन। इसी मीडियम से भेजा, इसी मीडियम में वापस आ गया। दिस टाइप ऑफ फेनोमेनन, इस टाइप की प्रक्रिया जो होती है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कही जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कही जाती है। और बबुआ कब हुआ ये, जब डेंसर से रेयर में गया। सबसे पहली कंडीशन यही है। मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अवस्थाएं जो मैंने आपको बताई हैं वो ये है, पहला कि आपका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। योर इंसिडेंट एंगल इज लार्जर देन क्रिटिकल एंगल, पहला नंबर। दूसरा नंबर यह था कि लाइट शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर, है ना। प्रकाश को हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। सघन से कहां जाना चाहिए, विरल में। ऑप्शन पे ध्यान देते हैं, ऑप्शन में क्रांतिक कोण से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब कि दूसरा वाला कंडीशन के बारे में बात करना है। सघन से कहां जाना चाहिए, विरल में। आओ, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर। डेंसर है क्या, कांच डेंसर रिलेटिव टू वाटर, एकदम सही, ये वाला कंडीशन सही है। दूसरा भी देख लेते हैं, जल से कांच में, वाटर टू ग्लास, वाटर रेयर है, रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर नहीं, ये वाला हमारा गया, ये तो गया काम से। जल से वायु, जल से वायु, देखो यहां पे ध्यान देना, जल से वायु, वाटर इनटू एयर, तो ये जल से वायु में अगर जाएगा तो ये भी ठीक है। ये क्या है, वाटर है, और आपका ये कौन सा है, वाटर, और ये आपका कौन सा हो गया, एयर हो गया। तो ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया। समझ के बात को, तो ये डेंसर, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। कांच से वायु में, ये भी डेंसर, ये भी रेयर, ये भी पॉसिबल है। तो सवाल अब पढ़ो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव नहीं है। देखो इन तीनों में पॉसिबल है, इन तीनों में पॉसिबल है कि तीनों, देखो तीनों, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर, डेंसर टू, लेकिन ये देखो जल से कांच में, कहां से, जल से कांच में, रेयर टू डेंसर, ये पॉसिबल नहीं है। तो सवाल यही तो पूछ रहा है कि विच इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, कौन पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। चलिए दोस्तों अगले सवाल में पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्रिज्म द्वारा प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है। इंग्लिश में, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग लाइट इनटू 7 कलर्स। पढ़े हो ना, ये प्रिज्म है, एक किरण आती है और बहुत सारी किरणों में टूट जाती है। डिस्पर्सन, डिस्पर्सन, वर्ण विक्षेपण, हिंदी में वर्ण विक्षेपण और इसमें डिस्पर्सन। तो इसमें तो तुरंत आपको कर देना है कि नहीं, डिस्पर्सन होगा। परावर्तन समझते ही हो, परावर्तन खिचक खिचक, ये परावर्तन। अपवर्तन क्या होगा, मीडियम में ऐसा हो जाएगा। और विवर्तन किसी टकरा के मुड़ जाना, अपना रास्ता बदल लेना, विवर्तन कहलाती है, डिफ्रैक्शन कहलाती है। लेकिन डिस्पर्सन क्या है, डिस्पर्सन इज द मेथड फेनोमेनन इन विच white light ray split out into its all possible component, and there are 7 possible colors of white light. वर्ण विक्षेपण क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपने 7 रंगों के घटकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। इंद्रधनुष का बनना, पूछ सकता है आपसे सवाल कि इंद्रधनुष का बनना किस प्रक्रिया पर आधारित होता है, तो वर्ण विक्षेपण पर, डिस्पर्सन पर ही बेस्ड होती है। समझ गए बात को। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन देखो, आकाश के नीले रंग का क्या कारण है। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, है ना, आकाश का ब्लू होना क्यों, ब्लू होना क्यों। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आकाश से जब तारों से किरणें निकलती है ना, तो सारी किरणें निकलती हैं, सारी किरणें निकलती हैं, लेकिन हमारी आंखों तो केवल वहीं पहुंच पाती हैं जिनका स्कैटर्ड ज्यादा होता है, जिनकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है। क्यों कि स्कैटरिंग ज्यादा होगा तो फैलेगा ज्यादा ना, जिनका स्कैटरिंग कम होगा, लाल रंग का स्कैटरिंग सबसे कम होता है ना, जिसके कारण से वो बहुत ज्यादा फैलता नहीं है। और यही कारण है कि आप उसका खतरे का संकेत, जो सिग्नल होता है डेंजर का, या आपका क्या बोलते हैं उसको, रुकने वाला जो सिग्नल होता है, रोड पे आप लोग खड़े हो, सिग्नल पे रुकते हैं ना, सिग्नल पे रुक जाना है तो रेड बोलता है,
रेड जलता है क्योंकि दूर से ही दिखाई देता, भैया रुकना है, पहले से ही 70 पर हो जाओ, समझ। अब पीला जला दे, दूर से दिखवे नहीं करेगा, पार करके तब दिखेगा, हाँ 1000 रुपए फाइन हो गया, तब मालूम चले को हो पीला जला हुआ था। तो रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है, प्रकीर्णन हिंदी में बोलते हैं उसको, और सबसे ज्यादा प्रकीर्णन जिनका होता है वो ज्यादा फैलते हैं। तो चूंकि ब्लू कलर का प्रकीर्णन जो होता है, ब्लू कलर का स्कैटरिंग जो होता है सबसे ज्यादा होता है, वो सबसे ज्यादा फैल जाते हैं, और यही रीजन है कि पूरा आकाश में केवल ब्लू कलर फैला दिखाई देता है और हमें आकाश का रंग भी ब्लू दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या होगा सर? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का संबंधन करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट सपोर्ट्स इट्स क्वांटम नेचर? क्वांटम क्या होता है? क्वांटम क्या होता है? आप लोगों ने लाइट पढ़ा, लाइट में पढ़ा हुआ कि लाइट जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना, और छोटे से पार्टिकल को हम लोग नाम देते हैं क्वांटम। क्या नाम देते हैं? क्वांटम, है ना। अब देखो, चूंकि क्वांटा बोल लो उसको, क्वांटा, या इसको जनरली हम लोग नाम देते हैं क्या? फोटोन। इसकी एनर्जी फिक्स होती है, और आप लोग ये जानते हैं कि जो लाइट होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है इमिशन का, पैकेट बंडल ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। जैसे टॉर्च जलाते हैं ना, तो हमें दिखाई देता है कि टॉर्च लगातार रे छोड़ रहा है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। वो क्या होता है ना, एक पैकेट फेंका, थोड़ा सा लाइट निकला, फिर निकलेगा, फिर निकलेगा, फिर निकलेगा, बीच में गैप है, और वो गैप हमें आपको दिखाई नहीं देता। पता है क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड इतनी ना ज्यादा होती है ना कि हम आप उस छोटे से गैप का आकलन भी नहीं कर पाएंगे। उस छोटे से गैप का आप मतलब आप अनुभव कर ही नहीं पाओगे, इतनी स्पीड ज्यादा होती है। इसीलिए ध्यान रखना, प्रकाश एक निरंतर प्रक्रिया नहीं है, एक कंटिन्यूअस इमिशन बिल्कुल नहीं है। ये छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स के रूप में निकलती है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के रूप में निकलती है, और उन छोटे छोटे पैकेट्स को ही हम लोग बोलते हैं फोटोन या क्वांटा। उनकी एनर्जी होती है E बराबर h न्यू, है ना। और ये प्रक्रिया कहां मिलती है आपको? ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखने को मिलती है। तो भैया कौन सी परिघटना प्रकाश की क्वांटम प्रकृति का समर्थन करती है? तो हमारा वह होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। विच फेनोमेना ऑफ लाइट सपोर्ट्स इट्स क्वांटम नेचर? द नेचर इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर? ओके, बाकी चीजें तो पढ़ा क्लास में पढ़ाई आप लोगों ने, ये सारी चीजें अलग अलग चीजें होती हैं। यदि किसी खोखले गोलीय चालक धनावेशित कर दिया जाए, अगर कोई आपके पास हॉलो स्फीयर है और आपने इसको किया क्या? पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, यू हैव चार्ज इट बाई चार्ज प्लस क्यू। ओके, द पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी, ध्यान देने वाली बात है यहां पे। अगर यहीं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता KQ/R², और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता इस सरफेस के बाहर ही होता, सरफेस के भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाता? 0। देखिए, सेंटर टेस्ट का सॉल्यूशन YouTube पे बहुत जगहों पे अवेलेबल है, लेकिन हमने क्या किया ना कि हम सारे वीडियो देखते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो नहीं देखते, लेकिन आपको क्या ना कि उसमें बहुत सारे आंसर्स गलत दिखेंगे, तो मुझे लगा था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको यहाँ पे होगा 0, लेकिन पोटेंशियल का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। तो क्या होगा सर पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही होगा जितना इसके सरफेस पे है, और सरफेस पे होगा KQ/R। तो जितना सरफेस पे होगा उतना ही इनसाइड, उतना ही सेंटर, हर जगह। तो यहां पर भी का जो वैल्यू होगा कांस्टेंट होगा, और साथ ही साथ यूनिफॉर्म होगा, एक जैसा होगा, और हर जगह बराबर होगा। जितना सरफेस पर होगा, जितना पृष्ठ पर होगा, उतना ही अंदर, सेंटर पर, अगल बगल, हर जगह। बाहर जाइएगा ना तो बदलेगा, और वो भी डिस्टेंस के साथ ये वाला रिलेशन लेके। जितना डिस्टेंस पे जाइएगा उतना ही पोटेंशियल कम मिलेगा, लेकिन भीतर, उस स्फीयर के भीतर हर बिंदु पर उतना ही मिलेगा जितना उसके सरफेस पर है। क्लियर है? तो हमारा आंसर कौन होगा? पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, हर जगह। पॉजिटिव क्यों सर, नेगेटिव क्यों नहीं? अरे भाई, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण से है तो पॉजिटिव ही आएगा, धनावेश के कारण से है तो धनात्मक ही आएगा। यहां पर सर धनात्मक एवं समरूप, धनात्मक असमरूप नहीं होगा, ऋणात्मक समरूप नहीं होगा। हाँ, ये कम होता, लेकिन यही ऑप्शन हो जाता जब आपने इसको नेगेटिव चार्ज से चार्ज किया गया होता। और ये आंसर कब होता? जब इसके अंदर का विभव न पूछ के क्या पूछ रहा होता? ई पूछ रहा होता। समझ रहे बात को? तो अभी का फ्रेश आंसर कौन सा हुआ? इसका फ्रेश आंसर हुआ आपका ये, और इंग्लिश मीडियम वाले भाई ये। ओके दोस्तों, यहां पे देखो,
मुझे ऐसा लगता है कि किरचॉफ लॉ लगेगा यहां पे, और उसी का सवाल आपसे पूछा हुआ है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट अ पॉइंट ओपन सर्किट विल बी, खुले विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का योग क्या होगा। ऐसा आपके पहले जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं ना, करीब करीब इलेक्ट्रिक करंट के 2-3 वीडियोज मैंने डाल रखे हैं, और दोनों वीडियो में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा समझाने की जरूरत है। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा तो तुरंत जाइए बैक में और सारा वीडियो तुरंत के तुरंत देख डालिए, है ना, अफसोस ना करिए, सारा वीडियो अवेलेबल है। तो यहां पर याद रखिए, किसी भी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, आने वाली धारा को धनात्मक ले लो, जाने वाली धारा को ऋणात्मक ले लो, और सबको जब जोड़ोगे ना तो जुड़ने के बाद तुमको मिलेगा 0, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारा, यहां पे भी यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने गलत करके रखा है। सब लोग, उन भाइयों को भी मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा ऐसे ही अलर बलर कुछ भी जल्दी डालने के चक्कर में ना डालो मेरे प्यारे, लड़कों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो देखिए, चलिए यहां पे सवाल को समझते हैं। साइक्लोट्रॉन में किसी आवेशित कण का आवर्तकाल, देखो साइक्लोट्रॉन आप लोगों ने पढ़ा होगा, और आवर्तकाल जो होता है ना, ये वाला रिलेशन फॉलो करता है। जितना तेज चलिएगा ना, जितना तेज चलिएगा उतना ही जल्दी आप रिवॉल्यूशन कंप्लीट कीजिएगा। जितना ही तेज चलिएगा, जैसे आप ही ले लो, आपको पार्क में भेजा गया, भैया पार्क में जाओ, और पार्क में जाके थोड़ा सा टहलो, तो पार्क का चक्कर कब तेजी से लगाओगे, जब तुम तेज चलोगे। तो पार्क का एक चक्कर लगाने में लगा समय तुम्हारा आवर्तकाल है, तुम्हारा टाइम पीरियड है। अब तुम चूंकि धीरे धीरे चल रहे हो तो तुम्हारा आवर्तकाल लाजिमी बढ़ जाएगा। तो अगर तुम्हारी वेलोसिटी कम हुई तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, अगर तुम्हारी वेलोसिटी ज्यादा हुई, तुम तेज कोई साइकिल से टहल रहा हो, तो भाई उसकी आवर्तकाल तो हो जाएगी ना कम। तो दिमाग बिठा लो कि अगर आपका वेलोसिटी ज्यादा तो टाइम पीरियड हो जाएगा कम। तो हमारा ये वाला रिलेशन सेटिस्फाइड होगा, ये वाला रिलेशन सेटिस्फाइड होगा। बहुत सारे लोगों ने ये ऑप्शन करके रखे हैं, थोड़ा सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ, जल्दी जाने के चक्कर में सबको खा मत जाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। ये देखो सवाल, ये भी खूबसूरत सवाल है। कह रहा है कि एक आपके पास कोई कंडक्टर है और इसको आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया है, उसको एक विद्युत क्षेत्र ई में रख दिया है। सिंपल सी बात है, आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग का फार्मूला पूछ रहा है। तो आपको तो याद होना चाहिए ये सारी चीजें। ये वाली चीजें मैंने दे रखी है आपको, ये वाली चीजें मैंने आपको क्या करी, प्रूफ करके रखी है। मैंने बार बार इसको क्लास में रिपीट करा के रखा है। तो ढूंढो जरा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। सर कौन सा होगा, सर कौन सा होगा, सर ये वाला होगा, है ना। चल भाई सर थोड़ा सा ऊपर करिएगा तब ना, हम लोगों का पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ये कौन बोला, ये सर यूट्यूब में ये बोले भाई साहब, बोले कौन बोले भैया, इंग्लिश मीडियम वाला भैया बोले। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी देखो ये वाला होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 भी एकदम मतलब मजेदार सवाल है, और अभी आपको पिछले लेक्चर में ये मिला भी होगा। एक आदर्श अमीटर संभव नहीं है, अमीटर संभव है हमारे घर में। अमीटर हमारे घर में संभव होता है, और हम लोग लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि विद्युत धारा को माप सके, विद्युत धारा को माप सके, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सके, कितना हमारे घर में करंट का कंजम्पशन है, वो सारी चीजें हम लोग मेजर कर सके। इसके लिए इस्तेमाल करते हैं किसका, अमीटर का। अब अमीटर को परिवर्तित कैसे करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं हम लोग। गैल्वेनोमीटर के मतलब पैरेलल में एक बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस, जिसको शंट नाम दिया जाता है, जिसको क्या नाम दिया जाता है, शंट, उसको ऐड कर देते हैं। अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ये अब बन गया आपका कौन सा बन गया, अब ये बन गया आपका अमीटर। अब ये आप करंट मेजर करेगा। चूंकि अगर आपको अमीटर बनाना है तो शंट का वैल्यू, शंट इज अ रेजिस्टेंस व्हिच वैल्यू इज वेरी लो, वेरी लो। अब बहुत बढ़िया आप अमीटर बनाना चाहते हैं तो इसके रेजिस्टेंस को और कम करो, और बढ़िया बनाना, और कम करो, सबसे बढ़िया रह रहा है एकदम 0 कर दो। समझ रहे हो, आदर्श अमीटर अगर आपको बनाना है तो रेजिस्टेंस को करना पड़ेगा आपको 0। रेजिस्टेंस को कितना करना पड़ेगा आपको, 0। याद रखिएगा, ये VBI थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इसी सवाल को एक और तरीके से पूछ सकता है, इसी से रिलेटेड, कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है। उल्टा, अगर वोल्ट मीटर आपको बनाना है बढ़िया वाला आदर्श वोल्ट मीटर, तो उसमें प्रतिरोध सबसे ज्यादा कर दो और उसका आंसर हो जाएगा अनंत। अगर आप आदर्श वोल्ट मीटर बनाना चाहते हो तो उसमें जो प्रतिरोध आप जोड़िएगा उसको अनंत रखना होगा। चुंबकीय याम्योत्तर, मैग्नेटिक मेरिडियन, और भौगोलिक याम्योत्तर, जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच का जो एंगल बनता है, दैट इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, दैट इज एंगल ऑफ आपका डेक्लिनेशन। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, दिक्पात। ये तो परिभाषा से निकला हुआ है सर। दिक्पातपन क्या है सर, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज नोन एज व्हाट, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत आसान है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ये सवाल करने लायक है, और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को कॉपी कलम लेकर पॉज कर देना चाहिए वीडियो, और पॉज करके ट्राई करना चाहिए। नहीं, ओके।
कर लिए? कर लिया। आइए मैं लग जाता हूं। एक तार का प्रतिरोध R है, R है, तो तार का प्रतिरोध यदि R है तो हम तो प्रतिरोध का फॉर्मूला, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला यही लिखते हैं। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग यही रखते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, यदि व्यास को आधा कर दिया जाए, डायमीटर इज हाफ, डायमीटर ऑफ द वायर इज हाफ बाय स्ट्रेचिंग, खींच के, देखो ऐसे जोड़ के कर देना और खींच के करना दोनों में अंतर होता है। अगर आप खींच के करते हो ना तो लंबाई बढ़ती है लेकिन उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो घटता है। तो अब क्या कर रहा है ना, खींच के किया तो खींच के किया तो पहले आपका जो डायमीटर डी रहा होता था अब हो गया d/2 भाई मेरे। अब जो रेडियस हो जाएगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आपका डायमीटर पहले 10 था तो रेडियस 5 था, अब आपने डायमीटर 5 कर दिया तो रेडियस 2.5 हो गया, तो आपका रेडियस भी क्या हो गया, आधा हो गया। अब रेडियस के आधा होने से एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले एरिया ए था, अब पाई इंटू आर ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, मतलब कि अब जो हो जाएगा एरिया 4 टाइम्स घट जाएगा, एरिया 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब चूंकि एरिया 4 टाइम्स घट जाएगा, आपने क्या किया, स्टिचिंग किया, तो एरिया 4 टाइम्स घट जाएगा, तो नया वाला लेंथ जो हमारा हो जाएगा ना दोस्त, वो पहले से 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। जितना टाइम्स एरिया बढ़ता है लेंथ उतना घटता है, और जितना टाइम्स एरिया घटता है उतना ही टाइम्स लेंथ बढ़ता है। तो यहाँ पे एरिया अगर 4 टाइम्स घटता है तो लेंथ हमारा 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। सो द न्यू रेसिस्टेंस विल बी, आओ देखते हैं, रो का रो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में 4L हो जाएगा, और एरिया पहले कंपैरिजन में कितना, A/4 हो जाएगा। तो देख मेरे दोस्त, ये 4 को ले जाओ उधर, 4 4 16 रो इंटू L/A, ये हमारा जो है R का फॉर्मूला है, सो इट विल बी 16R। तो हमारा आंसर नंबर डी। समझ आया? कितने लोगों को आया था? जितना लोगों ने कहा आया था वो तुरंत का तुरंत मैसेज करिए, है ना, वो कमेंट बॉक्स में, और जिनका नहीं हुआ कृपया पॉज करके इसको कर ले, है ना। बढ़िया सवाल था, खूबसूरत सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13। The quantity which is same for each condenser, कंडेंसर इंग्लिश मीडियम वाले कंडेंसर को ही कैपेसिटर कहते हैं, कंडेंसर को ही कैपेसिटर कहते हैं, टेंशन नहीं लेना। फॉर पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द कंडेंसर्स, संधारित्रों का समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो बोल रहा है कि कौन सा क्वांटिटी है जो सेम रहेगा, विच वन इज कांस्टेंट। तो समांतर क्रम संयोजन, ये देखो एक कंडेंसर यहां जोड़ा और इसके नीचे जस्ट एक कंडेंसर और जोड़ा, है ना, दोनों को हमने जोड़ दिया, तो दोनों को चूंकि एक जगह पे जोड़ा है, एक ही जगह पे जाके दोनों एंड्स करे हैं, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, दोनों का एंडिंग पॉइंट एक ही है, तो ऐसे कंडीशन में जो होता है वोल्टेज सेम हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाता है। मैं आपको बता दूं, समांतर क्रम में कुछ भी जोड़ो ना, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सीरीज में अगर आप जोड़ते हो, श्रेणी क्रम में आप जोड़ते हो, तो सबका करंट सेम होगा। लेकिन अगर कंडेंसर की बात आएगी तो इसमें करंट थोड़ी सर, इसमें तो चार्ज आएगा। अगर आप श्रेणी क्रम में, अगर आप सीरीज में संधारित्रों को जोड़ते हैं, कंडेंसर को जोड़ते हैं, तो उसका चार्ज जो होगा ना सेम हो जाएगा। लेकिन अगर आप पैरेलल में जोड़ते हो, समांतर क्रम में जोड़ते हो, तो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा दोस्त, सी हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ओके ओके। 13 के बाद आ गया आपका, ये देखो बड़ी देखो, जो भी मेरा पिछला वीडियो सब देख रहा होगा उसको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सर आपके वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन तो पक्का नहीं छूटने वाला। ये देखो द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। अरे दोस्त, अगर आपको स्पेसिफिक चार्ज निकालना है, अगर आपको विशिष्ट आवेश निकालना है, तो आपको सीधी सी बात मैंने बोल रखी है, चार्ज अपॉन मास कर दो। चूंकि इलेक्ट्रॉन के लिए आप निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लो, बड़ी खूबसूरत सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। और मास ले लो, यहां पर हो जाएगा तुम्हारा 9.1 इंटू 10⁻31, और इनको करो डिवाइड, और जब तुम करोगे इनको डिवाइड तो आपके पास आ जाएगा ये वाला चीज, ये वाला चीज आपके पास आ जाएगा, और आप खूबसूरती के साथ कर सकते हो आंसर नंबर सी। समझ गए बात को? ये जितने भी सवाल आप कर रहे हो उतना ही ये जितना लिए विराट कोहली के लिए आपका ये ड्राइव देखा था पिछला मैच, पिछला मैच देखा था, मजा आ गया था मैच में, है ना। अरे सर किंग हमारा वापस आ गया, अच्छी चीज है, किंग को वापस आना ही चाहिए, नहीं तो बहुत दिन से सोया हुआ था हमारा शहर। आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन में आओ। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर, डू यू नो व्हाट इज ऊंचाई? इंग्लिश मीडियम वाले आप देखो भाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, हाँ स्टेप अप। पहले तो स्टेप अप ऊंचाई से नाम आ गया तो सर कम लेगा वोल्टेज, ज्यादा वोल्टेज देगा। तो अगर कम वोल्टेज देगा तो ऐसे ही होते हैं ना हमारे, अगर कम वोल्टेज देगा तो यहां पे टर्निंग कम होगा और यहां पे टर्निंग ज्यादा होगा, तो N1 कम होगा, N2 ज्यादा होगा। इट मींस N1 इज लेस देन N2, N2 इज लार्जर देन N1। यहां पे देखो
आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी। कोई दिक्कत नहीं, मजेदार सवाल है, छोटे छोटे सवाल है, लेकिन जो भी सवाल है तुरंत होने वाले सवाल है। यहां पे देखो एक कह रहा है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पहले तो भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, वायु में स्थित इकाई धानावेश, इसीलिए मैंने इकाई धानावेश को मैंने क्या ले लिया, Q बराबर 1 कूलम्ब। टोटल विद्युत फ्लक्स का मान, अच्छा देखो कितना, यहां पे तो लगा दो, जैसे यहां पे 1 कूलम्ब रखा हुआ है, इतना कितना फ्लक्स निकलेगा, क्लोज बंद कर दो, क्लोज एरिया में बंद कर दो और फ्लक्स निकाल लो। अब Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह पर 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन को जब भेजोगे ऊपर आंसर नंबर बी। खूबसूरत था ना, बहुत आसान था सर, खूबसूरत क्या था। तो सेंटर टेस्ट जो होता है ना, आईना होता है। क्या ख्याल है इनके बारे में, महोदय के बारे में? डायरेक्ट मार दें आंसर। पिछला लेक्चर देखा था आप लोगों ने, डायरेक्ट आंसर आने चाहिए, है ना, फिर भी मैं आपको दिखाई देता हूं। चलो 64 छोटी छोटी बूंदे हैं, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स, छोटे छोटे 64 बूंदे छोटे छोटे, ये सब मिलके एक बड़ा बूंद बना रही है। मान लेते छोटे वाले का आर रेडियस था, तो एक का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। स्फेरिकल जो गोलीय संधारित्र तो उनकी धारिता ही है, और ये दिया हुआ आप देख लो ना, 4 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 है, 64 आइडेंटिकल ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। सबको मिल गया और एक बड़ा बूंद बना लिया, उसका रेडियस हम लोग आर लिए, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर की जगह पे क्या रखेंगे, मुझे आर के बारे में तो कुछ आइडिया नहीं है, आर के बारे में तो कुछ आइडिया मैं बताता हूं आपको। ये 64 बूंद मिला तब जाके एक बना, मतलब इस 64 बूंदों का जो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यू, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप। अगर आप 64 से मल्टीप्लाई कर दे हो तो ये सारे 64 का आ जाएगा वॉल्यूम, और 64 मिलकर बनाते हैं ये एक बड़ा, तो इसका मतलब कि इन 64 का जो आयतन होगा ये एक बड़ा वाले के बराबर होगा। तो देखो ना क्या क्या जाएगा, खुचुक खुचुक, है ना, आर क्यू इधर भी, तो आर जो हो जाएगा 64 का हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा, मतलब बड़ा आर के जगह पे आप अगर चाहो, बड़ा आर के जगह पे अगर आप चाहो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा आर के जगह पे कर सकते हो छोटा आर, 4 इंटू आर, 4 को कर लेते हैं बाहर, अंदर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला पूरा इंटू आर, 4 को कर लिया बाहर, 4 इंटू 4, ये वाला चीज देखो, ये वाला चीज देखो, इसके जगह पे आप 5 माइक्रोफैराड आराम से लिख सकते हो, तो 5 को करो 4 से गुणा, हो जाएगा 20, और आंसर आपका आ गया 20 माइक्रोफैराड। तो हमारा आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 20। देख लो भैया 20, क्लियर है, ये 120 नहीं, दिस इज 20, पक्का दोस्त, ठीक है दोस्तों, ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। प्रत्येक 6 माइक्रोफैराड की धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, इनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम, देखो अगर आपके पास कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस है, और कैपेसिटेंस को अगर आप न्यूनतम मिनिमम प्राप्त करना चाहते हो, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड आर अवेलेबल, द मैक्सिमम एंड मिनिमम, देखो ये है ना थोड़ा सा यहाँ पे वो है, यहाँ न्यूनतम है तो यहाँ मैक्सिमम होना चाहिए, यहाँ मिनिमम, मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे होना चाहिए मिनिमम, है ना, तब होना चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम, पहले मिनिमम बताना फिर मैक्सिमम बताना, पहले मिनिमम फिर मैक्सिमम, तो 6 हैं, 6 हैं, अगर मैं इनको ऐसे कर लूं तो ये हो जाएंगे 18 माइक्रोफैराड, और ये हो जाएगा मैक्सिमम वाला, और ये कब होता है, ये वाली आती है पैरेलल में, ये वाली होती है समांतर में, ये वाली होती है समांतर में। अच्छा अगर मैं ऐसे कर दूं, वन बाई सी, तो सी आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड, तो ये हो जाएगा मिनिमम, और ये मिनिमम कब आता है, सीरीज में, उसमें सीरीज में, तो मिनिमम 2 माइक्रोफैराड, मैक्सिमम 18, तो 2 और 18, तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 18, ठीक है। ऐसे समझो कि अगर आप रेसिस्टेंस को जोड़ते हो तो उल्टा हो जाएगा, कैपेसिटेंस को जोड़ते हो तो अलग हो जाएगा, दोनों की चीजें अलग अलग होंगी। नेक्स्ट में है, निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती, विच ऑफ द फॉलोइंग रेज इज नॉट रिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वही ना जिसके पास चार्ज नहीं होगा, वही जो चार्ज नहीं होगा, अल्फा रे, ये तो चार्ज होती है, अल्फा रे चार्ज होती है, कैसी चार्ज होती है सर, ये होती है पॉजिटिव,
बीटा रे, ये भी न्यूक्लियस से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये होता नहीं पॉजिटिव, पॉजिटिव तो सीधे बोल रहा है ना पॉजिटिव। गामा रे, यस गामा रे के पास नो चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बट लेकिन ऐसा है इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो जो भी चार्ज नहीं वाले होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो या मैग्नेटिक फील्ड में हो कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं करते। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, बेहिचक। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, यहां पे 20 कह रहा है कि चोक कुंडली का शक्ति गुणांक, द पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल। डू यू नो व्हाट इज पावर फैक्टर? पावर फैक्टर इज cos phi, और cos phi इज इक्वल टू r by z। याद रखिएगा, चोक कुंडली, ये पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल। चोक कॉइल क्या है? चोक कॉइल एक ऐसा हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा है जिसमें करंट को कंट्रोल भी कर लिया जाए लेकिन किसी तरह का एनर्जी का लॉस ना हो। तो इसके लिए हम लोग प्योरली इंडक्टिव, पूर्ण प्रेरकत्व वाला कॉइल बनाया था जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आया था? 0। अब cos phi इज इक्वल टू 0 by z करोगे तो cos phi तो 0 आएगा नहीं, शक्ति गुणांक 0। हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों 21, ये देखो, ये भी खूबसूरत सा सवाल है। बायो-सावर्ट नियम का गणितीय सूत्र है। देखो बायो-सावर्ट लॉ जो है ना, बायो-सावर्ट लॉ किसी भी करंट एलिमेंट के कारण से कहीं किसी पॉइंट पर अगर तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये स्केलर फॉर्म है, लेकिन आप इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में यहां भी r से और यहां भी r से करना पड़ता है, जिसके कारण से आपको वेक्टर फॉर्म ये मिलने वाला है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू dl क्रॉस r अपॉन r क्यू, एंड दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, याद रखिएगा, BD बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl क्रॉस r। आई क्रॉस dl मत करिएगा, dl क्रॉस r, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट i के साथ नहीं होगा, ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है और इसके साथ आप नहीं कर पाओगे। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। 21 के बाद 22। अब निकेल क्या है? देखो आपके पास चार है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, नॉन ऑफ दिस। तो देखो निकेल एक ऐसा है ना जो एक बहुत बढ़िया चुंबक बन जाता है और इसमें बहुत ज्यादा लोहे वाली प्रॉपर्टी मिलती है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इसके पास जो है ना सारी की सारी ये लो चुंबकीय वाले प्रॉपर्टी होती है और ये एकदम ऑफ कोर्स ये निकेल जो होता है, कोबाल्ट जो होता है, आयरन जो होता है, ये सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, लो चुंबकीय मटेरियल होते हैं। तो आप इसको याद कर लें। 23 में क्या कह रहा है? 23 ये तो आपका लाइट से सवाल है कि एक उभयोतल यानी कि बाई कॉन्वेक्स लेंस, प्रत्येक तल की माने कोई भी लेंस होता है ना उसमें दो सरफेस होते हैं और दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो 20 सेंटीमीटर, मतलब R1 दिया 20 सेंटीमीटर और R2 भी दिया 20 सेंटीमीटर। बस बबुआ थोड़ा सा हम आपको समझाना चाहते हैं कि एक वो इधर होगा तो इसका तो रेडियस इधर जाएगा लेकिन इधर वाले का रेडियस इधर जाएगा, तो ये अगर R1 हुआ तो इसको R2 लेना पड़ेगा, तो अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हो तो इसको लेना पड़ेगा निगेटिव, तो R2 को ले लो यहां निगेटिव। अब क्या कह रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 है, म्यू का वैल्यू दे दिया 1.5। आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, हिंदी वाले हिंदी क्वेश्चन पढ़ लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़ लो, और जो जो दिया हुआ मैंने नोट कर लिया। अब कह रहा है इसकी फोकल लेंथ बताओ, फोकस दूरी बताओ। आप लोगों को तो मैंने फार्मूला ये वाला पढ़ाया है, आप लोग कोई है जो नहीं जानता, ये वाला फार्मूला आप लोग पढ़े हैं 1 माइनस R1 अपॉन 1 बाई R2, है ना। जिनके बैचेज में लाइट पूरा नहीं हुआ है वो फार्मूला याद कर लो, लाइट आप में होगा तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, है ना। म्यू का वैल्यू कितना है? 1.5 है, माइनस 1 बाई R1 1 बाई 20 माइनस 1 बाई R2 माइनस 20 सेंटीमीटर में है, ये 0.5 हो जाएगा 0.5, और ये 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 20, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। ये 1 बाई 2 लिख सकते हो और यहां पर जब जोड़ोगे तो 2 बाई 20 लिख सकते हो दोस्त। ये देखो 10 मिनट में खत्म और आंसर आ गया 1/20। तो 1/f बराबर 1/20 यानी कि f बराबर जो आ गया प्लस 20 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। तो उसकी फोकस दूरी भी कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। दोनों सरफेसेस को मिला के जो लेंस बनेगा, जो बाई कॉन्केव लेंस बनेगा, जो कॉन्वेक्स लेंस बनेगा, जो उभयोत्तल लेंस बनेगा, उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर ही होगी, 20 सेंटीमीटर ही होगी। आप इसको नोट कर ले दोस्त। खूबसूरत सवाल है, मजेदार सवाल है, आ सकता है इस बार के एग्जामिनेशन में। चलिए 24, यह भी खूबसूरत सवाल है। प्रकाश की एक किरण, रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू वाटर, ग्लास टू वाटर, है ना। ये आपका ग्लास है, पढ़ते सवाल पढ़ लीजिए, हिंदी वाले हिंदी पढ़े, इंग्लिश वाले इंग्लिश पढ़े। तो ये आपका μ1 हो गया, ये आपका μ2 हो गया।
यहां पे आईसी बनता है और यहां पे अलग मान बनता है, यहां पे अलग बनता है ना। तो क्रिटिकल एंगल यहां पे बनेगा तो यहां पे उस समय आर तो 90 बन जाएगा आपका। तो हम कहना चाहते हैं कि μ1 sin आईसी इक्वल टू μ2 sin आर के जगह पे 90। हालांकि मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रख रहा, मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो μ1 के जगह पे कितना दे रहा है, μ1 का कह रहा है कि ग्लास से वाटर में जा रहा है, ग्लास से वाटर में जा रहा है, तो ग्लास का तो दिया हुआ ना आपके पास, ग्लास पे दिया हुआ है 3/2 और sin आईसी बराबर μ2 दिया 4/3 और sin 90 का 1। तो अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, sin आईसी बराबर 4 दूनी का 8 और 3 3 आई 9, साइन उधर चला जाएगा, आईसी इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9। और आप देख लो यहां से वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है, विल बी वैल्यू ऑफ क्रिटिकल साइन इनवर्स 8/9, साइन इनवर्स 8/9, साइन इनवर्स 8/9। ये 4 से आप डैमेज ना हो, ये क्वेश्चन मार्क है। आप अगर इंग्लिश में कहीं अगर टाइपिंग मिस्टेक होता है तो हिंदी वाले में झांक लो, उतना तो हिंदी आपको आती ही होगी इंग्लिश वाले है ना। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। 25 नंबर क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं। अभी कह रहा है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो किरणों के बीच कालांतर क्या होता है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो ये इंटरफेरेंस अलग टॉपिक है, और इंटरफेरेंस और एक इंटरफेरेंस दो टाइप के होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव, एक रचनात्मक और एक विनाशी। अगर आप कह रहा है कि आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए गए तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू रेज, तो ऐसे में लिए फेज डिफरेंस जो होगा वो आपको 0 डिग्री होगा, या तो 2 पाई होगा, या आपका 4 पाई होगा। मतलब जब भी होगा ना, आप देख लीजिएगा यहाँ पे इस टाइप की कंडीशंस आएगी, इस टाइप की कंडीशंस आएगी। फेज डिफरेंस इतना होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए, समझ रहे। तो इस कंडीशन में आपको यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे शून्य होना चाहिए, यहां पे क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दो किरणों के बीच का जो फेज डिफरेंस होना चाहिए, कालांतर होना चाहिए, वो 0 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन और फोटोन का क्या समान होता है। अरे भाई, आपका जो एनर्जी होता है hc/λ होता है, hc/ क्या होता है, लैम्डा होता है। तो यहां पर अगर मान लो ये फोटोन के लिए हो जाएगा, ये किसके लिए हो जाएगा, फोटोन के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं बात करूं तो E बराबर hc नहीं होगा, यहां पे hv/λ करना पड़ेगा, क्योंकि ये और ये दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगा। लेकिन मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम इसके लिए p/λ, इसके लिए भी p/λ। तो देखो दोनों ही केसेस में संवेग जो होगा ना इसका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, मोमेंटम के बारे में, P बराबर h/λ। तो h/λ आपका उसके लिए भी और h/λ दोनों के लिए, ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहां पर जब एक ही तरंग दैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन हो और फोटोन भी हो तो उनका जो संवेग होगा, जो उनका मोमेंटम होगा, वो इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु के किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, किसके समानुपाती होती है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है ना, उसकी परमाणु क्रमांक के वर्ग के समानुपाती होती है। परमाणु क्रमांक की किसके होती है, वर्ग के समानुपाती होती है। तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आओ भाई। पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए द इम्प्योरिटी एलिमेंट यूज्ड फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, डू यू नो व्हाट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्या आप जानते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। देखो, जब कोई सेमीकंडक्टर में, जब किसी अर्धचालक में आप उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, आप उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए बाहर से अशुद्धि लाके मिलाते हो, तो उस टाइप के अर्धचालक को हम लोग कहते हैं बाह्य अर्धचालक। और बाह्य अर्धचालक को दो भागों में बांटा गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो भागों में बांटा गया, एक एन टाइप, एक पी टाइप। मतलब किस आधार पे बांटा गया, मिलाने वाली अशुद्धियों पे, इंप्योरिटी के बेस पे बांटा गया। अगर हम एक ऐसा तत्व मिलाते हैं जिनकी वैलेंसी 3 हो, जिनकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, ट्राईवैलेंट अगर हम एलिमेंट मिलाते हैं तो हम उसको बोलते हैं यहां पर एन टाइप, क्योंकि सेमीकंडक्टर का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेस में बच जाता है, तो उस अवस्था में वही चार्ज कैरियर का वर्क करता है। तो एन टाइप में हम लोग वैसे मिलाते हैं जिनके पास 3 गो ट्राईवैलेंट वाले। लेकिन पी टाइप में हम लोग क्या करते हैं, पेंटावैलेंट मिलाते हैं, पेंटावैलेंट जिनके पास 5 गो वैलेंसी हो। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, यहां पर दोस्त हम लोग यहां पर जो मिलाएंगे कि किसके लिए पी टाइप के लिए क्या होगा, तो फास्फोरस का क्या होता है,
फास्फोरस 2 8 5, फास्फोरस 15 होता है ना, तो यहां पे हम मिलाएंगे इसमें फास्फोरस, है ना। ट्राइवेलेंट में एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आते हैं, यहां पर आ जाएगा आपका फास्फोरस। 28 के बाद आ जाइए 29 नंबर क्वेश्चन में। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यहां पर, ये 2017 में पूछा हुआ सवाल है, ये पहले मैंने जो क्वेश्चन करा है उसमें मिला भी है। 3 और 2 ये दोनों है समांतर में, फोटो देखनी करनी है आपको। 3 और 2 है समांतर में, जोड़ दिया तो आ गया एक नया, जिसको बोलेंगे 5 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों हो गए सीरीज में, तो दोनों को सीरीज में जोड़ने में बड़ा मजा आएगा। 1/5 1/4 एंड गोइंग टू बी 24 + 5 इट बिकम्स 9/20। पलट दो भैया, अरे भैया जी पलट दो, तो C बराबर हो जाएगा 20/9 माइक्रोफैराड। 20/9 माइक्रोफैराड। तो आपका आंसर यहां पे आ जाएगा, आंसर नंबर C। देखो ये पूछा हुआ सवाल है, विगत सत्र में ये सवाल पूछा हुआ है, और आपको मैंने पहले जो क्वेश्चन कराए थे, पहले जो मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, उसमें ये क्वेश्चन 1 से 2 बार जरूर मिलेंगे। अगर आपने नहीं किया है पिछला क्वेश्चन, तो आप जरूर हमारे चैनल पे पीछे जाएं, बैक में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मॉडेम वह युक्ति है जिसका इस्तेमाल होता है। मॉडेम इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर व्हाट। तो मॉडेम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, मॉडेम का मॉड्यूलेशन के लिए भी और डीमॉड्यूलेशन के लिए भी। तो आंसर नंबर हमारा हो जाएगा कौन सा, डी, है ना। मॉड्यूलेशन के लिए भी, और यहां पर देखो ये एक्चुअली केवल मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल डीमॉड्यूलेशन रेक्टिफायर के लिए नहीं होता, किसके लिए, दोनों के लिए होता है, ए और बी। अगर ऑप्शन में ए और बी दिया होता, ये ना देखे ए और बी देगा, हम वहीं क्लिक करेंगे। 31 पे आओ दोस्त। 31 ये यार, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है, और ये सवाल भी मैंने करा रखा है। यहाँ पे Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, और दोनों के बीच की दूरी दे दिया, और तुमसे बोला ना कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ, और तुमको तो मालूम है कि Q1 Q2 अपॉन R, ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा। K का वैल्यू 9 × 10⁻⁹। देखो कितना मजेदार है। Q1 की जगह पे 10 माइक्रोकूलम 10 × 10⁻⁻6, Q2 की जगह पे -10 यही 10 × 10⁻⁻6। क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है, तो माइनस इसमें Q2 में लगा हुआ है, तो माइनस हम पहले लगा देंगे। माइनस पहले कर देते हैं, कोई दिक्कत? माइनस अगर मैं पहले कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आप कर दो, ठीक है। बाई R 40 सेंटीमीटर है, तो 40 अपॉन हम कर सकते हैं कितना, 100 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो माइनस का माइनस, तो अब यहां पर क्या कर देंगे, 9 × 10⁻9 है, तो ये करोगे 10⁻⁻5, ये करोगे 10⁻⁻5, तो ये 9 आई हो गया 10⁻⁻10, ये खत्म, बटा में 4, और भैया ऊपर चला गया और एक 10 माइनस लगा हुआ। करो ना, ये 10 ये तो मुझे लग रहा है कि खत्म ही हो गया, ये खत्म ही हो गया। -9/4, तो -2.25, तो -2.25। आंसर नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। देखो पोटेंशियल एनर्जी में माइनस को नजरअंदाज मत करना, माइनस लेना, विभव निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो, स्थिति जो निकालना हो, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, आपको दोनों ही अवस्थाओं में नेगेटिव वाली चीजों को रखना है, साइन लेके चलना है। ये कर लो, ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन में अगर आते हैं आप, तो क्या कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अवस्था में विद्युत विभव, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। याद रखना है, बड़ा आसान सवाल है, यहां पे निकालने के लिए बोल रहा है, और यहां पर v का वैल्यू होता है 0, है ना। किसी भी एंगल पर अगर बोलता तो किसी भी एंगल पर ये होता, लेकिन चूंकि इक्वेटोरियल बोल रहा है तो यहां पे 90 डिग्री रख लो, cos 90 का वैल्यू हो जाता है 0, और ये टोटल भाई को कर देगा 0। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा डी। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद आ जाओ 33। सर कितना आसान सवाल देता है, नहीं हम लोग झूठ-मूठ का डरे हुए हैं, अरे नहीं सवाल बहुत आसान होता है। 60 वाट 40 वाट 2 बल्ब है, सीरीज में जोड़ दिया, तो उनकी शक्ति क्या होगी, पावर क्या होगी। तो भाई अभी पिछला ही वीडियो में मैंने इसको भी करा रहा, देखो 3 वीडियो मैंने डाला इलेक्ट्रिक करंट में, और तारा सेंटअप टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, सब में देखो कितने क्वेश्चन, हमको लगता है कि अभी लग गया इतना सारा ना कि बताओ मत। पिछला क्वेश्चन इसको अभी करना क्या, ये वाला कर देना है। इसका अगर करेंगे हम लोग तो 120 हो जाएगा, और 120 में ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3/120, कटाक 1/24, तो 1/P 1/24, सो P = 24 वाट, है ना। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन सर अगर हमको बोलता ना कि समांतर क्रम में जोड़ दिए,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए, तो पैरेलल में जोड़ देते तो 60 को और 40 को जोड़ते और ऑप्शन नंबर क्या मार देते, ए मार देते, अगर पैरेलल में होता तो। लेकिन यहां पैरेलल में नहीं देके श्रेणी क्रम में दिया, सीरीज में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चल भैया आ जाओ। प्रेरणिक प्रतिघात, इंडक्टिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डिनोटेड बाय XL एंड इट इज ओमेगा इनटू L, ओमेगा इज 2 पाई n इनटू L, n इज द फ्रीक्वेंसी। कभी कभी n को फ्रीक्वेंसी को दिखाता है f से, तो हमारा अब ढूंढ लो ऑप्शन लॉलीपॉप है सर, एकदम सारे के सारे क्वेश्चन लॉलीपॉप ही हैं, किसी में दम नहीं है सवाल में। 34 में आ जाओ, सॉरी 35 में आ जाओ। 34 हो गया ना भाई, वही था ना, वही था 35। आज के वीडियो का अंतिम सवाल देखो, 36 और लेकर चलेंगे, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मेरे भाई मैंने इसको छोटा रखा है ना। लंबा वीडियो में आप ही लोग बोलते हैं कि सर लंबा है, बोरिंग लग रहा है, तो दूसरा इसका वीडियो तुरंत कल ही मैं लेके आऊंगा। आज पूरा वीडियो देख के क्लियर कर लो, तुरंत अगला लेके आऊंगा मैं। तो एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, द करंट फॉलोइंग इन अ वायर इज 1 एम्पियर। धड़ाक से इसको नोट करो, जो दिया हुआ है तुरंत इसको नोट कर लो। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इतना, तुरंत 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 तुरंत, देर नहीं लगना चाहिए, जो भी चीजें दी हुई है ना उसको तुरंत नोट कर लो। तो प्रति सेकंड तार में, ओहो टाइम दे दिया 1 सेकंड में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी ये देखो। तुमको मालूम है Q बराबर IT होता है, तुमको ये भी मालूम है Q बराबर NE होता है, तुमको निकालना क्या है, N निकालना है, तो N बराबर तुम क्या कर सकते हो, IT अपन E कर सकते हो। IT अपन क्या कर सकते हो, E। अब जरा देखो, I दिया है सर, T दिया है सर, E दिया है सर, अरे ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, किमी तो है। अब पुट करो जरा, आई के जगह पे n बराबर, आई के जगह पे आ गया 1, टी के जगह पे आ गया 1/1 और सर ई के जगह पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 है ना। इसको करो जरा 1 तो यहां पे क्या करेंगे, करोगे तो आपका आ जाएगा भागा 2, 1/1.6 से करोगे तो तुम्हारा इतना आ जाएगा। लो मैं करके दे देता हूं, इतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ढूंढो ऑप्शन। इसी सवाल को एक और तरीके से पूछ सकता है कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसका भी आंसर यही होने वाला है। अरे भाई 1 गुना 1 कूलम्ब ही तो हो गया, और 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, देन द आंसर इज द सेम। समझ गए बात को भैया। ये देखो, ये 35 सवाल का कलेक्शन मैंने आप लोगों के सामने रखा था। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगला वीडियो जो होगा 36 से लेके 70 तक के सवाल का होगा। ये वीडियो को आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास फैलाइए, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं फिर से बोल रहा हूं, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज 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 आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी फीलिंग को कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद।